तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मेरे एक दोस्त ने बड़ौदा से मुझे फ़ोन किया। हमारे पुराने सहयोगी हैं, बहुत अच्छी अच्छी खबरें गुजरात की देते रहते हैं। नाम है उनका साजिद पठान। बड़े तगड़े समाज सेवी हैं, समाज के अच्छे काम करते हैं और पत्रकारिता से भी थोड़ा सा वास्ता रखते हैं। गुजराती भाषा बहुत अच्छी आती है। उन्होंने मुझे खबर बताई कि आज असल ये फैसला कल आया था और आज के अखबारों में छपा, लेकिन उनको कल ये खबर मालूम थी, पर किसी कारण से मेरी उनके साथ फ़ोन पे बात नहीं हो सकी। तो उन्होंने वो न्यूज़पेपर की गुजराती की कटिंग मुझे भेजी। जब मैंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की तो पता चला ये तो खबर बहुत बड़ी है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जो 1983 में एक आर्म्स का और हमले का केस दर्ज हुआ था बड़ौदा में, उस केस को कल बंद कर दिया गया और दाऊद इब्राहिम को बाइज्जत बरी कर दिया। मतलब 41 साल के बाद जिस एक केस में गुजरात में दाऊद आज तक वांटेड था, वो केस भी बंद हो गया। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे अच्छी तरह से ये पूरी डिटेल समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे अपनी आवाज़ में इसको हिंदी में सुना के भेज दीजिए। तो उन्होंने वो 5-6 मिनट की पूरी खबर का नटशेल मुझे भेजा। आप एक बार पहले उसको सुन लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी जो बहुत इंटरेस्टिंग है उसको सुनना मत भूलिएगा। ये कहानी जुड़ी हुई है आलमगीर के साथ और आलमगीर के मर्डर के साथ, लेकिन वो कहानी आपको तब तक पूरी तरह समझ नहीं आएगी जब तक आप इस जो 5-6 मिनट की बैकग्राउंड है, जिस केस में दाऊद को बरी किया गया, क्यों किया गया, कैसे हुआ, वो आप पहले सुन लीजिए। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि असल माजरा क्या था, असल केस क्या था, पुलिस ने केस को कैसे घुमाया, कैसे केस को बदला, कैसे कानून से बचाया गया। बहुत कुछ है दोस्तों इस कहानी के पीछे। तो सुनिए साजिद पठान की ज़बानी इस पूरे केस की कहानी। सर, पेपर में आज हेडिंग है कि पुलिस की लापरवाही से डॉन दाऊद इब्राहिम 41 वर्षों के बाद 41 ईयर्स के बाद बाइज्जत बरी हुआ। केस में सर ये है कि दाऊद और इसके 4 साथी जाम्बुआ नेशनल हाईवे नंबर 8 जो वडोदरा के बाहर एक गांव पड़ता है वहाँ से जा रहे थे। और जो दाऊद का साथी था उसके पास जो रिवॉल्वर थी उससे किसी वजह से गोली छूटी और दाऊद और उसके साथी को गोली ये लगी थी। दाऊद को जो गोली लगी थी वो गर्दन के पास लगी थी, मतलब गले में लगी थी। और ये लोग को फिर ट्रीटमेंट के लिए बड़ौदा के सर सयाजीराव हॉस्पिटल यानी जो सरकारी अस्पताल था उसमें एडमिट किया गया। एडमिट किया, उसमें उसकी ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि ये लोग 4 लोग हैं और इनके हथियार जो थे गाड़ी में वो रिकवर किए गए। ये लोग, इसका जो साथी था दाऊद का, वो रुका था सयाजीगंज में, एक लॉज है जगदीश लॉज करके, वहाँ पे रुका हुआ था। वहाँ से ये हथियार बरामद किए गए। टोटल ये 4 लोग थे जिसके नाम है दाऊद हसन शेख इब्राहिम, हाजी इस्माइल सुनिया, अली अब्दुल्ला अंतुले और इब्राहिम। इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई उसमें जो कलम थी, धारा, वो थी 25/1A और बीपीपी एक्ट 135 135 ये कलम, ये धारा के तहत ये लोग पे केस दर्ज किया गया। और 1983 में जब ये इंसिडेंट हुआ, ये हादसा हुआ, तब ये कानून था कि अगर आर्म्स एक्ट की जो कंप्लेन एफआईआर करनी होगी तो आपको जो जिला कलेक्टर रहता है उसकी परमिशन लेनी रहती है। लेकिन इस केस के जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनका नाम है जीसी जाला, तो उन्होंने ये केस
के लिए जिला कलेक्टर से मंजूरी नहीं ली थी। ठीक है। और अपनी तरीके से इन्होंने जांच पड़ताल की और ये लोग को पकड़ लिया था। और फिर इस केस में आगे जाके ये हुआ कि ये लोग के पास टोटल 5 हथियार बरामद किए गए। उसमें एक था मेड इन इटली 7.65 की पिस्टल थी। दूसरी थी 7.62 की चाइना मेड पिस्टल। उसके अलावा 32 बोर रिवॉल्वर और 85 कारतूस मतलब गोलियां बरामद की गई थी। और ये लोग जाम्बुआ हाईवे से कहीं जा रहे थे, मतलब हाईवे पे ये हादसा हुआ था। और इनके पास जो कार थी वो होंडा कंपनी की थी, रेड कलर की कार। इसके बाद ये हुआ कि ये ट्रायल के दौरान आरोपी जो हाजी इस्माइल सुबनिया है उसकी डेथ हो गई। इस वजह से इस केस में उसको एबेट किया गया। और ये जो जाम्बुआ जो हादसा हुआ हाईवे पे, उसमें पुलिस थाना लगता है मकरपुरा, जो कि ये काफ़ी पुराना किस्सा है। काफ़ी साल हो गए, इसमें कोई आरोपी मिल नहीं रहा था, कोई विटनेस नहीं मिल रहा, साक्षी नहीं मिल रहा था। इस वजह से मकरपुरा पीआई ने कोर्ट में रिपोर्ट किया कि सर इसमें कोई मिल नहीं रहा और नज़दीक के दिनों में कोई मिल आएगा ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं है। और ये जो केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आईओ पीआई श्री सीजी झाला करके, और उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो इस केस को ख़त्म किया जाए करके रिपोर्ट किया पीआई ने। तो कोर्ट ने भी इसके बारे में संज्ञान लिया और उन्होंने देखा कि कोई आरोपी अभी इसमें नज़दीक के भविष्य में मिल जाए ऐसी कोई परिस्थिति दिख नहीं रही है। आईओ है उनका डेथ हो गई है। साथ साथ में एक आरोपी जो है हाजी इस्माइल, उसका भी डेथ हो चुकी है। और दाऊद जो है वो तो कहीं पकड़ में है ही नहीं। इस वजह से इस केस को ख़त्म करने का तरीका, उसमें कोर्ट ने, न्यायालय ने ये चीज़ बताई कि ये जो आईओ है उन्होंने अपना काम कर्तव्य निष्ठा से नहीं किया। कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही के वजह से ये केस में ये लोग को निर्दोष छोड़ना पड़ रहा है। उस टाइम पे ये जो कानून था कि कलेक्टर को बताना चाहिए, उनकी मंजूरी लेनी चाहिए ये इंक्वायरी ये करने से पहले, लेकिन वो नहीं की। ये कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी कहा है। टोटल ये 4 आरोपी थे जो मैं आपको आगे बता चुका हूँ। यह लोगों को 40 साल बाद मकरपुरा पीआई ने जो कोर्ट में रिपोर्ट की उसके तहत जो छोड़ा गया सर, उसमें कलम है CRPC 356/6। इस कलम के तहत SD कापड़िया साहब की कोर्ट ने ये लोग को बरी किया है। तो दोस्तों सुना आपने। अब मैं बताता हूँ असल में किस्सा क्या है। बात ये नहीं थी जैसा इस केस में पुलिस में लिखा। आपने सुना कि दाऊद एक कार में जा रहा था, उसके साथ उसके दोस्त बैठे थे। इसके दोस्त के हाथ से एक बंदूक चल गई, उसकी एक गोली दाऊद के गले में लग गई। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया और उसके बाद कुछ लोग पकड़े गए और अंत में एक आदमी की डेथ हो गई, आईओ की मौत हो गई। दाऊद देश छोड़ के चला गया, कोई गवाह नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन एक नाम इसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो, वो नाम है अली अहमद अमतुल्ले का। ये दाऊद के करीबी रिश्तेदार हैं। इनका जिक्र मैं पहले भी कई एपिसोड में कर चुका हूँ, वो इनके साथ थे। अब अली अहमद अमतुल्ले, मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था कि बैरीज होटल में मुझे मिला करता था, नासिर भाई के होटल में, चर्च गेट पे रेस्टोरेंट में। खैर, अब आपको बताते हैं असल कहानी क्या थी। असल में दाऊद इब्राहिम एक स्मगलिंग के केस में DRI ने पकड़ा था। इसको किसी तारीख के वे वहाँ पे जाना था, कुछ था, तो अपने दोस्तों के साथ, जिन 4 दोस्तों के नाम लिए गए हैं, उनके साथ जा रहा था। और आलमजेब अमीरजादा का भाई, अमीरजादा जिसको मुंबई की कोर्ट में दाऊद के लोगों ने मार दिया था, उसका बदला लेने के लिए आलमजेब दाऊद को ढूंढ रहा था। और दाऊद को पता था कि मेरे दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं। मुंबई से अक्सर दाऊद बाहर रहता था और बड़ा अड्डा उसका
गुजरात हुआ करता। बहुत से सोर्सेस थे, जान पहचान थी और साथ में हथियारों की ज़रूरत थी। 83 की बात है। 81 में साबिर का कत्ल होता है, 82 में दूसरे इसका एनकाउंटर होता है मानिया सुरवे का। उसके बाद दाऊद के घर पे गोलियां चलती हैं, आलमगीर अमीरज़ादा गोलियां चलाते हैं। तो ये काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही और हथियारों की सख्त ज़रूरत थी। तो हुआ क्या, दाऊद उस गाड़ी में जा रहा था जिसका पीछा आलमगीर और उसके साथी कर रहे थे। मौका देख के उस ठिकाने पे आलमगीर ने उस गाड़ी पे गोलियां चलाई, जो एक गोली दाऊद के गले में लगती है और उसके एक दूसरा साथी भी इंजर्ड होता है, जो शायद अली अहमद अंतुल्ले ही था। तो उसके बाद आलमगीर फरार हो जाता है, भाग जाता है गोलियां चला के, जो समझ के कि गले में गोली लगी, अब दाऊद बचेगा नहीं। लेकिन बड़ी फुर्तीली अवस्था में जल्दी दाऊद को बड़ौदा के सायाजी हॉस्पिटल में ले जाया जाता। वहाँ पे उनको एडमिट करवा दिया जाता है, बेड नंबर 211। इस किस्म का कोई 14 नंबर वार्ड में इस किस्म का कोई एड्रेस मुझे कहीं किसी ने बताया था, वहाँ पे कर। और पुलिस जब दाऊद की स्टेटमेंट लेने पहुँचती है कि क्या हुआ, आप देखिए दाऊद का काम करने का तरीका, क्यों वो बाकी गैंगस्टर से अलग था। उसने कहा जी मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। तो उसके दो कारण थे। एक तो दाऊद अंडरवर्ल्ड में इस बात को प्रचारित नहीं करना चाहता था कि कोई शख्स गुजरात में जाकर भी इतनी हिम्मत कर सकता है दाऊद पे गोली चलाने की। और दूसरी बात, दाऊद ये नहीं चाहता था कि जिस आदमी ने मेरे ऊपर गोली चलाई है उसको पुलिस अरेस्ट करे और वो जेल में चला जाए, और वो शख्स जिसको मैं मारने के लिए ढूंढ रहा हूँ उसको जेल की प्रोटेक्शन मिल जाए। तो दाऊद एक चाल चलता है। हॉस्पिटल के बेड में इंजर्ड हालत में दाऊद कह देता है पुलिस को कि नहीं जनाब, मेरे ऊपर किसी ने गोली नहीं चलाई, ये तो मेरे बॉडीगार्ड थे, उनके पास हथियार था, मुझे जान का खतरा है। उनको कोई हिलते जुलते गाड़ी चलते की गोली चल गई एक्सीडेंटली और वो मेरे गले में लग गई और साथ में मेरे एक साथी को लग गई। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। और आलमगीर तो मेरा एक तरीके का भाई है, मेरा बॉडीगार्ड है, उससे तो मेरी दोस्ती दुश्मनी होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, लेकिन पुलिस ने आलमगीर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। लेकिन कुछ महीनों के बाद दाऊद के बयान के बाद आलमगीर को उस केस से निकाल दिया गया। अगर नहीं निकाल दे तो आलमगीर अरेस्ट होता था, जेल में चला जाता था और दाऊद को ये मौका शायद नहीं मिलता था कि वो आलमगीर का खात्मा कर सकता। तो दाऊद ने बड़ी दिमागी तिकड़मबाजी चला के अपने दुश्मन को बचाया और फिर उसको खुद मारा। ये दाऊद का काम करने का तरीका था। वो पूरी कहानी हम आपको सुना चुके हैं, पहले एपिसोड में 2-3 में सुना चुके हैं। उसके बाद दाऊद जब ठीक होता है तो दाऊद के ऊपर केस बनाया जाता है। ये कहता है कि ये तो हम हथियार, हमारी दुश्मनियाँ चलती हैं इसलिए हम हथियार गाड़ी में रखते हैं। उसके बाद कुछ लोग दाऊद को हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, 4 लोग, और उनके पास तेज धार हथियार होते हैं। ये हथियार जो थे ये दाऊद के गाड़ी में नहीं मिले थे, या गाड़ी से मिले थे, लेकिन उसको मैनिपुलेट किया गया कि जैसे जो सब के सब हथियार दाऊद के थे। और दाऊद को पता था आर्म्स एक्ट के केस में ज़मानत बहुत जल्दी मिल जाती है, जो कातलाना हमला या कत्ल के केस में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो दाऊद ने वो सारे के सारे हथियार अपने सर पे ले लिए कि ये मेरे हैं, और वही हुआ। उसके बाद में ज़मानत होगी। खैर, 4 लोग मिलने आते हैं, जो कहा जाता है कि वो कैमोफ्लाज था, उनके पास तेज़धार हथियार थे। दाऊद को हॉस्पिटल में
जख्मी की हालत में मारना चाहते थे, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी, उनको पकड़ लिया जाता। वो सायाजी हॉस्पिटल के नज़दीक ही एक सायाजी हॉस्पिटल के पास सायाजी एक होटल भी था, उसमें ठहरे हुए थे। अब पुलिस ने केस ये बनाया कि जो लोग आए थे वो तेजधार हथियार लेके आए थे, लेकिन जब उनके होटल के कमरे की तलाशी ली गई तो उसमें से 4-5 वेपन्स मिली। ये वही वेपन्स थी जो असल में दाऊद के गाड़ी में थी। तो खैर दाऊद को हथियारों की ज़रूरत थी, हथियार लेने, तभी गुजरात सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था हथियारों की, जो आजकल मध्य प्रदेश बना हुआ है। आजकल दुनिया भर के, हिंदुस्तान भर के अंडरवर्ल्ड के लोगों को हथियार 90% जो है वो मध्य प्रदेश के बने हुए मिलते हैं। तो तभी गुजरात बहुत बड़ा केंद्र था हथियारों का, क्योंकि अंडरवर्ल्ड गुजरात में बहुत था। बहुत सारे बड़े गैंगस्टर, शराब का धंधा, ज़मीन को लेके गैंग, ये वो बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटीज गुजरात में चल रही थी लतीफ़ के समय पे, जो जेल में रह के, जेल में बैठे बैठे 5 जगह से कारपोरेटर जीत गया था एक ही बार। जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ता है 5 जगह से, कॉन्स्टिट्यूंसी से, और 5 की 5 जीत जाता है। ये अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था गुजरात के राजधानी अहमदाबाद में उस समय पे। खैर, तो उसके बाद में दाऊद ठीक होता है, उसकी जमानत होती है और वो बॉम्बे आ जाता है। उसके बाद में प्लानिंग होती है औरंगजेब को ढूंढना मारना, वो एपिसोड सुनाया, लेकिन वो केस आज तक कोर्ट में पेंडिंग था। 83 से उसके जो इंक्वायरी ऑफिसर थे आईओ, उनकी डेथ हो जाती है। एक दूसरा एक साथ में जो था विटनेस, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद दाऊद पहले देश छोड़ के दुबई चला जाता है। 93 के ब्लास्ट के बाद दुबई छोड़ के कराची पहुंच जाता है। तो देश वापस आने का कोई मतलब नहीं था, और जो बाकी जो नाम लगाए गए थे वो सब उल्टे सीधे लगाए गए थे। एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गई कि जो लोग हॉस्पिटल में उसको मारने आए थे वो दूसरे लोग थे, जो लोग उसके साथ गाड़ी में थे वो और लोग थे, हथियार गाड़ी से नहीं, वो होटल के कमरे से मिले। ये दाऊद का एक पूरे केस को गुंझलों में डालना, केस को जिसको कंफ्यूज करना कहते हैं, उस तरीके से करके दाऊद ने किया, ताकि उसको तो गुजरात अक्सर जाना पड़ता हथियारों के लिए और कई बार छिपने के लिए। जो मुंबई में छिपने की जगह उसके लिए उस समय कम थी, इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं बना था, तो इसलिए गुजरात में जाके वो शरण लिया करता था। और गुजरात पठानों का भी बहुत बड़ा अड्डा था, लतीफ़ पठानों के साथ था, और बहुत सारे पठान अहमदाबाद में नवाब खान पठान और दूसरे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे उस समय वहाँ पर। तो ये पूरे केस के चलते हुए कल जो कोर्ट का फैसला आया 41 बाद, जिसमें सरकार ने कहा कि जी इसमें ना तो गवाह मिल रहे हैं, ना हमने कोई प्रॉपर्टी रिकवर करनी है, कोई कत्ल हुआ नहीं, हथियार मिले थे वो हमने पकड़ लिए, अब इस केस को चालू रखने का कोई फायदा नहीं। आईओ भी गुजर गए, मर गए, जो बाकी पुलिस ऑफिसर थे वो गवाह कोई मिल नहीं रहा, बहुत लंबा समय हो गया, तो इसको हमें आप ये केस बंद करने की इजाज़त दे दीजिए। और आखिरकार कोर्ट ने, बड़ौदा की उस कोर्ट ने इस केस को बंद करने के हुक्म दिए, लेकिन फैसला तो सुनाना पड़ता है ना कि जो लोग केस में इन्वॉल्व थे उनका क्या हुआ। तो कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में दाऊद इब्राहिम, जिसने अपना नाम तभी दाऊद हसन शेख कहा बताया था, और आपको याद होगा बाद में जब देश छोड़ के दाऊद गया था, भागा था, उसके बाद उसके पासपोर्ट पे नाम भी दाऊद हसन शेख ही पाया गया था। तो ये नाम दाऊद भागने के पहले से इस्तेमाल करते आ रहा था,
और आपको ये भी बता दें कि पासपोर्ट एक नहीं, जब दाऊद देश छोड़ के भागा था 85 में बिगिनिंग में, शुरू में, तो बॉम्बे की क्राइम ब्रांच ने जब जांच की थी तो उनको 5 पासपोर्ट के पेपर मिले थे। मुंबई के पासपोर्ट ऑफिस से 5 पासपोर्ट उसके नाम पे इशू हुए थे, लेकिन जब उनके कागज़ ढूंढने गए तो वो पासपोर्ट के जो पेपर सप्लाई किए जाते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो पासपोर्ट ऑफिस की फाइलों से गुम थे और गायब थे। इतना बड़ा नेटवर्क दाऊद का तब भी था। पासपोर्ट बनाया और कागज गुल कर दिए, पासपोर्ट लिया और देश छोड़ के भाग गए। अब आप सोचोगे 5 पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत क्या थी? वो इसलिए थी कि जब दाऊद पकड़ा जाता था तो कोर्ट की हदायत होती थी अपना पासपोर्ट जमा करवा दीजिए ताकि आप देश छोड़ के बाहर नहीं जा सको। तो दाऊद अपना पासपोर्ट जमा करा देता, लेकिन भागना तो दूसरे दिन भी पड़ सकता था, इसलिए दूसरा पासपोर्ट पहले से तैयार करवा लिया जाता था। तो इस किस्म से 4 पासपोर्ट डिफरेंट केसेस में कोर्ट में जमा करा दिए और 5वां पासपोर्ट लेके दाऊद देश छोड़ के भाग गया। तो दोस्तों, ये किस्से अंडरवर्ल्ड के कहानी होती क्या है, बनाई कैसे जाती है। और इस केस में जब कोर्ट ने अपना हुक्म सुनाया, उसने ये भी कहा कि पुलिस ने बहुत सारी गलतियां की हैं इन्वेस्टिगेशन में। जब आर्म्स एक्ट का केस बनता था तो पुलिस ने नहीं बनाया, क्योंकि जो आईओ थे जिनकी अब डेथ हो गई है, उस ज़माने में 83 में गुजरात में ये एक कायदा था कि आर्म्स एक्ट का केस लगाने के लिए वहाँ के डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन चाहिए होती थी, जो पुलिस ने नहीं ली। बाद में वो शर्त बंद कर दी गई थी और बाद में दाऊद के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस भी लगा था। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आर्म्स एक्ट के केसेस में जमानत जल्दी हो जाती है जब तक कि आपने उनके हथियारों का कभी इस्तेमाल नहीं किया हो। तो इस किस्म से कानून को बेवकूफ़ बना के, कानून के लूपहोल्स का फ़ायदा उठा के ये सब कार्रवाइयाँ की जाती हैं वकीलों की मदद से, गवाहों की मदद से। कई केसेस में तो गवाह भी दाऊद के अपने होते थे। बस जब गवाही देते हैं तो किसी को पता नहीं होता कि ये आदमी दाऊद का आदमी है, लेकिन जब कोर्ट में केस चलता था, गवाही देनी होती थी, तो वो गवाह गुल हो जाते थे, तो केस अपने आप ठुस हो जाता था। तो दोस्तों, आज के दिन इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किसी कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।